जरा कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान तपते हुए मैदान में खड़े हैं। हवा चल रही है, लेकिन उसके साथ कोई आवाज नहीं है। न बाजारों की हलचल, न बच्चों की हंसी, न मंदिरों की घंटियां, न सैनिकों की चाल। सिर्फ मिट्टी है, रेत है और एक गहरा सन्नाटा। फिर आप झुकते हैं, अपनी उंगलियों से जमीन को थोड़ा हटाते हैं और वहां से एक ईंट निकलती है। साधारण सी दिखने वाली एक ईंट, लेकिन वो ईंट किसी घर की नहीं, किसी भूली हुई दुनिया की है। वो ईंट आज से 4-5 हजार साल पहले किसी इंसान ने अपने हाथों से बनाई थी। उसने उसे सुखाया होगा, पकाया होगा, किसी दीवार में जोड़ा होगा और शायद ये सोचकर रखा होगा कि ये दीवार उसके बच्चों से भी ज्यादा उम्र तक टिकेगी। वो इंसान कौन था? वो किस भाषा में बोलता था? वो किस देवता से प्रार्थना करता था? उसके सपने क्या थे? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी उन्नत दुनिया आखिर गायब कहाँ हो गई? आज हम सिर्फ एक सभ्यता की बात नहीं करने वाले। आज हम उस दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने शहर बसाए जब दुनिया के कई हिस्से अभी बस्तियों में बटे थे। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास नालियां थीं, स्नान घर थे, सुव्यवस्थित सड़कें थीं, व्यापारिक मोहरें थीं, सटीक वजन माप था और शायद एक ऐसी सामाजिक समझ भी थी जो आज के आधुनिक समाज से कहीं अधिक परिपक्व थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, या कहें उस मौन साम्राज्य की जो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी लिपि आज भी अनपढ़ ही है। उसकी दीवारें खड़ी हैं, उसकी मोहरें हमारे पास हैं, उसके शहरों के नक्शे हमारे सामने हैं, लेकिन उसकी आवाज अब भी बंद है। और शायद यही बात इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनाती है। तो आइए, आज हम इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, उसे खोदेंगे। हम उन टीलों के नीचे उतरेंगे जहां समय ने अपने सबसे अनमोल रहस्य छिपा कर रखे हैं। हम जानेंगे कि ये सभ्यता कैसे जन्मी, कैसे फली फूली, कैसे दुनिया के सबसे अनुशासित नगरों में बदल गई और कैसे धीरे धीरे बिना शोर किए मानो रेत में घुल गई। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां वही होती हैं जो खत्म नहीं होती, बस दफन हो जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसी एक महान वैज्ञानिक योजना से नहीं हुई थी। ये खोज धीरे धीरे सामने आई, इत्तेफाकों, गलतफहमियों और कुछ लोगों की जिज्ञासा के कारण। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पंजाब और सिंध की मिट्टी के नीचे मानव इतिहास का एक विशाल अध्याय छिपा बैठा है। लोग उन प्राचीन टीलों को देखते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ मिट्टी के ढेर समझते थे। स्थानीय दंत कथाएं थीं, लोक कथाएं थीं, पुराने राजाओं के शाप की कहानियां थीं, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये किसी बहुत प्राचीन नगरी के अवशेष हो सकते हैं। 1820 के दशक में एक अंग्रेज भगौड़ा सैनिक जेम्स ल्यूइस अपनी पहचान बदलकर चार्ल्स मेसन के नाम से घूम रहा था। वो सिर्फ भागा हुआ व्यक्ति नहीं था, उसमें खोज की बेचैनी थी। जब वो हड़प्पा पहुंचा तो उसने विशाल कीलों को देखा, टूटी हुई ईंटें देखी, बिखरे अवशेष देखे। उसने अपनी डायरी में उनका वर्णन भी किया, पर उसे ये समझ नहीं आया कि वो किस चीज के सामने खड़ा है। उसे लगा शायद ये सिकंदर या किसी बाद के युग का कोई पुराना किला होगा। ये सोचिए, वो आदमी एक ऐसे शहर के ऊपर खड़ा था जो सिकंदर से भी लगभग 2500 साल पुराना था और उसे इसका आभास तक नहीं था। फिर आया रेलवे का दौर। 1850 के दशक में अंग्रेज इंजीनियर पंजाब और सिंध के बीच रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें ट्रैक के नीचे बिछाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मजबूत ईंटों और पत्थरों की जरूरत थी, और तब उनकी नजर हड़प्पा के टीलों पर पड़ी। जो ईंटें कभी किसी उन्नत नगरी की दीवारें थीं, जिन्हें हजारों साल पहले मानवीय श्रम, व्यवस्था और वास्तु ज्ञान से बनाया गया था, उन्हें उखाड़कर रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया गया। इतिहास की ये विडंबना बहुत गहरी है। एक महान सभ्यता की स्मृति पर आधुनिक साम्राज्य की ट्रेनें दौड़ रही थीं। जिसे बचाया जाना चाहिए था, उसे तोड़कर उपयोग में लाया जा रहा था। लेकिन सच की अपनी जिद होती है, वो देर से सही सामने आता जरूर है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी इस क्षेत्र की व्यवस्थित खुदाई करने लगे।
बैराम साहनी ने हड़प्पा में काम शुरू किया और राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो में। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे ईंटों की दीवारें, कमरे, सड़कें, स्नानघर, नालियां, मोहरें, मूर्तियां और अनाज भंडार सामने आने लगे। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह कोई साधारण अवशेष नहीं है। 1924 में तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने दुनिया को आधिकारिक रूप से बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक अत्यंत प्राचीन शहरी सभ्यता की खोज हो चुकी है। और यही वो क्षण था जब भारतीय इतिहास की समय रेखा अचानक पीछे चली गई। अब भारत की सभ्यता की कहानी केवल मौर्य, बुद्ध या वैदिक काल से शुरू नहीं होती थी। अब वो सीधे कांस्य युग की एक उच्च विकसित, सुव्यवस्थित शहरी दुनिया तक जा पहुंची थी। इस खोज ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, इसने आत्मबोध बदला। ये एहसास कराया कि इस भूमि पर बहुत प्राचीन समय से ऐसे लोग रहे हैं जो केवल जीवित नहीं थे, वे निर्माण कर रहे थे, योजना बना रहे थे, व्यापार कर रहे थे और सामुदायिक जीवन को एक उच्च स्तर पर जी रहे थे। अब हम उस समय में प्रवेश करते हैं जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल कहा जाता है, लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। यही वो दौर है जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी और यहीं से हमारी हैरानी सच में शुरू होती है। आप मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा के नक्शे को देखिए। जो पहली बात ध्यान खींचती है वो है व्यवस्था। ये शहर किसी प्राकृतिक फैलाव का परिणाम नहीं लगते, ये सोचे समझे नगर हैं। इनकी सड़कें एक ग्रिड सिस्टम में बनी हैं। वे सीधी जाती हैं, फिर दूसरी सड़कें उन्हें लगभग समकोण पर काटती हैं। ये आधुनिक नगर नियोजन का सिद्धांत है। मुख्य सड़कें चौड़ी थीं, उनसे छोटी गलियां निकलती थीं। मकानों की पंक्तियां सुव्यवस्थित थीं। कुछ स्थानों पर ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर को पहले नक्शे पर उकेरा गया और फिर जमीन पर उतारा गया। सबसे अद्भुत बात थी मानकीकरण। पूरी सभ्यता में ईंटों का अनुपात लगभग एक जैसा मिलता है, 1:2:4। चाहे स्थल पंजाब में हो, सिंध में हो, राजस्थान में हो या गुजरात में, ईंटों के आकार में उल्लेखनीय समानता दिखती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका अर्थ है कि इनके पास माप, तकनीक और निर्माण की साझा प्रणाली थी। इतने विशाल भूभाग में एक जैसी ईंटें, एक जैसी शहरी परंपराएं, एक जैसे वजन, ये किसी बेहद गहरे संगठन की ओर इशारा करता है। हालांकि हमें कोई स्पष्ट राजमहल या विशाल सम्राट की मूर्ति नहीं मिलती, लेकिन ये सभ्यता अव्यवस्थित तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ कोई ना कोई प्रशासनिक ढांचा अवश्य रहा होगा, चाहे वो केंद्रीकृत सत्ता रही हो, नगर परिषदें रही हो या शासकीय व्यापारिक गठबंधन। शहर प्रायः 2 भागों में विभाजित दिखते हैं। एक ऊंचा भाग जिसे आज हम सिटाडेल कहते हैं और दूसरा निचला नगर। ऊपरी भाग संभवतः सार्वजनिक, प्रशासनिक या अनुष्ठानिक गतिविधियों का केंद्र रहा होगा। नीचे के हिस्से में सामान्य निवास क्षेत्र थे। मकानों की बनावट भी कम अद्भुत नहीं थी। अनेक घर पक्की ईंटों से बने थे। उनमें कमरे थे, आंगन थे, जल निकासी की सुविधा थी, स्नानागार थे। कुछ घरों में निजी कुएं भी थे। कई मकान तो मंजिला रहे होंगे क्योंकि सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात दिखाई देती है, निजता की समझ। अनेक घरों के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि सकरी गलियों की ओर खुलते थे। अंदर आंगन केंद्र में होता था और कमरे उसके चारों ओर, यानी बाहरी दुनिया से बचाव और भीतरी जीवन की सुरक्षा। ये एक सामाजिक संवेदना का संकेत है। आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक पारंपरिक घरों में आंगन केंद्र में होता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या ये किसी बहुत प्राचीन वास्तुस्मृति की निरंतरता है? अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महान क्यों थी, तो इसका उत्तर सिर्फ उसके शहर नहीं है, उसका उत्तर है उसकी स्वच्छता व्यवस्था। इतिहास में कई महान साम्राज्य हुए, कई ने युद्ध जीते, कई ने विशाल स्मारक बनाए, कई ने सेनाएं खड़ी की, लेकिन सिंधु के लोगों ने जो किया वो अधिक मानवीय, अधिक व्यावहारिक और शायद अधिक सभ्य था। उन्होंने रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाया। हर घर की जल निकासी मुख्य नाली से जुड़ी थी। घरों में स्नानागार बने थे। कई स्थानों पर शौच की व्यवस्था के संकेत मिलते हैं। नालियां ढकी हुई थीं। वे सिर्फ गड्ढे में ही थी, वे योजनाबद्ध संरचनाएं थीं, ईंटों से बनी हुई, ढक्कन
ढक्कनों से ढकी हुई और जगह जगह सफाई के लिए खुलने योग्य। इतनी प्राचीन दुनिया में ये स्तर का सैनिटेशन सिस्टम अविश्वसनीय लगता है। आज भी दुनिया के कई शहर इस स्तर की मूलभूत सफाई व्यवस्था के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन 2500 ईसा पूर्व के लोग ये समझ चुके थे कि गंदे पानी को नियंत्रित तरीके से हटाना आवश्यक है। ये केवल तकनीकी दक्षता नहीं, बल्कि सामाजिक सोच का प्रमाण है, क्योंकि स्वच्छता तब तक संभव नहीं जब तक पूरा समाज उसके नियमों का पालन न करे। यानी ये सभ्यता सिर्फ इंजीनियर्स की नहीं थी, ये डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स की भी थी। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस बात का सबसे भव्य उदाहरण है। ये एक बड़ा आयताकार जलाशय था जिसके चारों ओर गलियारे और कमरे थे। इसे जलरोधक बनाने के लिए पकी ईंटों के साथ बिटुमिन जैसी सामग्री का प्रयोग किया गया। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थीं और पानी लाने निकालने की व्यवस्था भी। इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल स्नान के लिए नहीं था, संभवतः इसका धार्मिक या सामाजिक महत्व था। ध्यान दीजिए, भारतीय परंपरा में जल, स्नान, शुद्धि, तीर्थ, नदी, इन सब का जो महत्व है उसकी प्राचीन गूंज शायद यहीं कहीं सुनाई देती है। सिंधु सभ्यता को अगर केवल शहरों की सभ्यता कहा जाए तो ये अधूरा होगा। ये एक विशाल आर्थिक नेटवर्क भी थी। इन लोगों के व्यापारिक संबंध स्थानीय स्तर से कहीं आगे तक फैले हुए थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में एक भूमि का उल्लेख मिलता है, मेलुहा। अनेक विद्वान मानते हैं कि ये मेलुहा वास्तव में सिंधु क्षेत्र ही था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिंधु के लोग सिर्फ अपने लिए उत्पादन नहीं कर रहे थे, वे अंतर क्षेत्रीय और अंतर सांस्कृतिक व्यापार में सक्रिय थे। वे वस्तुएं बनाते थे, पैक करते थे, भेजते थे, शायद हिसाब रखते थे और पहचान सुनिश्चित करते थे। यहाँ से मन के आभूषण, धातु निर्मित वस्तुएं, हाथी दांत, कपास और कीमती पत्थर बाहर जाते थे। हाँ, कपास। दुनिया में कपास के शुरुआती उपयोग का श्रेय सिंधु सभ्यता को दिया जाता है। ये केवल खेती नहीं, वस्त्र तकनीक की उन्नति का संकेत है। उनके शिल्पकार असाधारण कुशल थे। कार्निलियन के मन के, धातु की वस्तुएं, सीप के आभूषण, फैयांस की सामग्री, ये सब एक विकसित क्राफ्ट इकोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं। विशेषज्ञता थी, प्रशिक्षण था, अलग अलग पेशे थे और संभवतः उत्पादन केंद्र भी थे। वजन और माप की उनकी प्रणाली इतनी सटीक थी कि आज भी आर्कियोलॉजिस्ट चकित रह जाते हैं। विभिन्न स्थलों से मिले पत्थर के बाट एक नियत प्रणाली का पालन करते हैं। ये दिखाता है कि व्यापार भरोसे, स्थिरता और मानकीकरण पर आधारित था। फिर आती हैं उनकी प्रसिद्ध मोहरें। चौकोर पत्थर की ये सील्स सिंधु सभ्यता की पहचान बन चुकी हैं। इन पर पशुओं की आकृतियां बनी होती थीं, एक श्रृंगी जीव, बैल, हाथी, गैंडा, बाघ आदि। ऊपर छोटी सी लिपि के चिन्ह होते थे। संभवतः इनका उपयोग व्यापारिक पहचान, संपत्ति चिन्ह, प्रशासनिक नियंत्रण या धार्मिक प्रतीकों के रूप में होता होगा। जब कोई व्यापारी अपना माल बांधता होगा तो गीली मिट्टी पर अपनी मुहर छाप देता होगा। वो मुहर आज के ब्रांड, सिग्नेचर और सिक्योरिटी सील का सम्मिलित रूप रही होगी। गुजरात का लोथल इस आर्थिक बुद्धिमत्ता का एक और अद्भुत प्रमाण है। यहाँ मिले ढांचे को अनेक विद्वान डॉकयार्ड मानते हैं, एक ऐसी संरचना जहाँ जलमार्ग आधारित व्यापार संचालित होता होगा। यदि ये व्याख्या सही है तो सिंधु के लोग केवल स्थलीय व्यापारी नहीं थे, वे समुद्री व्यापार की जटिलताओं को भी समझते थे। ज्वार भाटे, जल स्तर, माल भंडारण, परिवहन, ये सब बिना उन्नत ज्ञान के संभव नहीं। सिंधु सभ्यता का धर्म आज भी अनुमान का विषय है, क्योंकि उनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। हमें उनकी मोहरों पर कई प्रतीक मिलते हैं। एक प्रसिद्ध सील पर एक सींगधारी आकृति योग जैसी मुद्रा में बैठी दिखती है। चारों ओर पशु हैं। कुछ विद्वान इसे पशुपति जैसी अवधारणा से जोड़ते हैं और दूर से देखते हैं तो एक प्रारंभिक शिव रूप की याद आती है। लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि पुरातत्व अनुमान की अनुमति देता है, पूर्ण निष्कर्ष की नहीं। फिर भी ये स्पष्ट है कि पशु, वृक्ष, उर्वरता और प्रकृति का प्रतीकात्मक महत्व वहां था। पीपल जैसी आकृतियां, मातृदेवी जैसी मूर्तियां, बैल और अन्य पशुओं के रूप, ये सब किसी प्रकृति आधारित आध्यात्मिक संसार की ओर इशारा करते हैं। और फिर है सिंधु लिपि। करीब 400 से 600 चिन्हों वाली ये लिपि मोहरों, पात्रों और कुछ अन्य वस्तुओं पर मिलती है। अधिकांश अभिलेख बहुत छोटे हैं, अक्सर कुछ ही चिन्हों के। यही इसकी पढ़ाई को और कठिन बना देता है।
हमारे पास ना कोई रोजेटा स्टोन है, ना कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, ना कोई लंबा पाठ। यानी हमारे सामने एक पूरी सभ्यता खड़ी है, लेकिन उसके शब्द बंद हैं। सोचिए, यदि ये लिपि पढ़ ली जाए तो क्या क्या सामने आ सकता है। क्या वे व्यापारिक रिकॉर्ड हैं? क्या उनमें देवताओं के नाम हैं? क्या वे परिवारों की पहचान है? क्या उनमें कविताएं थीं? क्या उनमें कानून थे? क्या उनमें बच्चों के नाम, अनाज का हिसाब, विवाह के संकेत, कर प्रणाली या प्रार्थनाएं दर्ज थीं? ये केवल एकेडमिक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये मानवीय जिज्ञासा है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे जैसे इंसान जो इतने हजार साल पहले जी रहे थे, वे खुद को कैसे व्यक्त करते थे। इतनी सुव्यवस्थित, समृद्ध और व्यापक सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? कभी एक समय था जब इस प्रश्न का लोकप्रिय उत्तर था आक्रमण। विशेष रूप से आर्य आक्रमण जैसी अवधारणाओं को लंबे समय तक इतिहास के सरल उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन आधुनिक पुरातत्व, पर्यावरणीय अध्ययन और आनुवंशिक अनुसंधानों ने इस कहानी को बहुत जटिल बना दिया है। अब जो तस्वीर उभरती है वो अधिक धीमी, अधिक मानवीय और अधिक यथार्थवादी है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद परिपक्व हड़प्पा नगरों में गिरावट के संकेत मिलने लगते हैं। निर्माण की गुणवत्ता घटती है, मानकीकरण ढीला पड़ता है, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, नगरों का रखरखाव कमजोर पड़ता है, ड्रेनेज सिस्टम जाम होने लगते हैं, सड़कें अतिक्रमित होने लगती हैं। यानी नगर जीवन की वो अनुशासित धड़कन धीमी पड़ने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण संभवतः जलवायु परिवर्तन और नदी प्रणालियों में बदलाव थे। सिंधु सभ्यता का जीवन जल पर निर्भर था। नदियों की बाढ़, उपजाऊ मिट्टी, कृषि उत्पादन, पशुपालन, परिवहन, सब कुछ पानी से जुड़ा था। लेकिन समय के साथ मॉनसून की तीव्रता बदली, कुछ नदियों का प्रवाह कमजोर हुआ। घग्घर हाकर सरस्वती मानी जाने वाली नदी प्रणाली में बड़े परिवर्तन आए। कहीं नदी ने मार्ग बदला, कहीं जल उपलब्धता घटी। जब पानी अस्थिर हो गया तब कृषि भी अस्थिर हुई। जब अधिशेष उत्पादन घटा तब बड़े शहरों को चलाना कठिन हो गया, क्योंकि शहर तभी टिकते हैं जब गांव और खेत उन्हें भोजन देते रहें। संभव है कि बार बार आने वाली बाढ़, फिर सूखे और फिर नदी मार्गों के परिवर्तन ने शहरी जीवन को धीरे धीरे कमजोर किया हो। यह भी संभव है कि व्यापारिक नेटवर्क टूटे हों और जब शहरी केंद्र कमजोर हुए तब लोग छोटे कस्बों, गांवों और नई दिशाओं, विशेषकर पूर्व की ओर गंगा क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे हों। यानी ये कोई एक रात का विनाश नहीं था, न कोई एक युद्ध, न कोई एक ज्वालामुखी, न कोई एक महाविनाश। ये एक लंबी थकान थी, एक धीमा बिखराव, एक ऐसा पतन जिसमें लोग मरे कम और बिखरे अधिक। और शायद यही वजह है कि सिंधु सभ्यता पूरी तरह गायब नहीं हुई। वो टूटकर, बदलकर, फैलकर नए रूपों में जीवित रह गई। क्या सिंधु सभ्यता वास्तव में खत्म हुई थी? यही सबसे गहरी बात है। सभ्यताएं हमेशा तलवार से नहीं मरती। कई बार वे अपना रूप बदल लेती हैं। वे अपनी भाषा खो देती हैं, लेकिन अपना व्यवहार बचाए रखती हैं। वे अपने नगर खो देती हैं, लेकिन अपनी स्मृतियां समाज में छोड़ जाती हैं। आज जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति को देखते हैं तो अनेक चीजें हमें सिंधु की ओर इशारा करती लगती हैं। आंगन वाला घर, जल और स्नान की पवित्रता, कुछ प्रतीकों की निरंतरता, मनकों और अलंकरण की परंपरा, बैल और पशुपालन का महत्व, कृषि और नदी आधारित जीवन की केंद्रीयता, योग जैसी मुद्राओं की सांस्कृतिक स्मृति, हस्तशिल्प और स्थानीय शहरी ग्राम्य संतुलन। हमें सावधान रहना चाहिए। हर चीज को सीधी रेखा में जोड़ देना इतिहास नहीं होता, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सिंधु सभ्यता की विरासत इस भूभाग की गहराइयों में कहीं ना कहीं बहती रही। वो सभ्यता इसलिए महान नहीं थी क्योंकि उसने सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। वो महान इसलिए थी क्योंकि उसने रोजमर्रा के जीवन को व्यवस्थित, स्वच्छ, व्यवहारिक और सहयोगपूर्ण बनाया। उसने नगर को केवल इमारतों का समूह नहीं माना, उसने उसे जीने योग्य स्थान बनाया। आज की दुनिया जो तकनीक में आगे है लेकिन कई बार नागरिक समझ में पीछे दिखती है, उसके लिए सिंधु सभ्यता एक दर्पण है। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, लेकिन क्या हमने अपने शहर रहने लायक बनाए? हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन क्या हमारे पास सामुदायिक अनुशासन है? हमारी इमारतें ऊंची हैं, लेकिन क्या हमारी नालियां उतनी बुद्धिमान हैं जितनी 4500 साल पहले थीं? सवाल असहज है, लेकिन शायद इतिहास का काम यही है, हमें गर्व देना भी और हमें कटघरे में खड़ा करना भी।